Now I would like to call Shri K.C. Tyagi. Please kindly come on the dais to say some few words. आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार जी, मंच पर मेरे साथ विराजमान श्री सुभाष भाई जी, श्री पी.के. सिन्हा जी, आर.पी. सिंह जी, ब्रह्मानंद पांडे जी, नीता जी, उमेश शर्मा जी और जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और खास तौर से डॉक्टर विपिन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मुझको छोड़कर के लगभग सभी लोग इस क्षेत्र के जानकार हैं, विद्वान। मैं तो एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विपिन जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, उसने मेरी सोच को भी और समझ को भी काफी बदलने का प्रयास किया। अपने लंबे जीवन काल में मैंने ऐसे अद्भुत दृश्य पढ़े थे किताबों में, समाचार पत्रों में, जो पिछले 2-3 वर्षों में मुझे देखने को मिले, और वो है संक्रमण काल का। मुझे 2-3 लेख भी इस पर लिखने का मौका मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विद्वान डॉक्टर साहब और जो साइंटिस्ट हैं और जो रिसर्च करने वाले लोग, उनको बहुत आसानी से समझ आ सकता है कि जरूर कुछ ऐसे विषैले पदार्थों का, अणुओं का इस्तेमाल हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध में, कि उसके समाप्त होने के तुरंत बाद ये कोरोना जैसा जो रोग है 1918 में समूची दुनिया में फैल गया। और तब ना साइंस थी, ना आयुष का भी उस तरह का प्रयोग नहीं था प्रचारित जैसा आज है। दवाइयां भी नहीं थी, शोध कार्य लगभग समाप्त थे और दुनिया की एक बड़ी आबादी बगैर इलाज के बीमार हुई और इलाज का कोई मुकम्मल खोज ना होने की वजह से जो बीमार हुआ फिर वो वापस अपने घर नहीं आया। वो विभीषिका हमने लगभग 2-3 साल तक देखी और मुझे ताज्जुब है। और विपिन जी, मैं आपके कार्यक्रम को इसलिए भी सराहने के लिए आया हूँ कि जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर इस समय उपलब्ध है, अमेरिका की कल्पना करो, मैं भारत की चिकित्सा का, उसकी सर्जरी का बहुत बड़ा कायल हूँ, लेकिन जो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता होने का दावा और वादा करते थे, सबसे बुरा हाल अमेरिका का हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के मुल्कों का हुआ और अमेरिका खुद स्वीकार करता है कि प्रतिस्पर्धा में चीन हमारे सामने। मुझे चीन कई बार जाने का मौका मिला है और मैं ये चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब से 70-75 साल पहले पूरी चीन की जो सभ्यता है, जो मानवता है, वो सर्जरी से, किसी भी प्रकार की सर्जरी से दूर थी।
फोड़ा हो जाने के बाद या कोई इस तरह की बीमारी हो जाने के बाद मरना कबूल था, लेकिन सर्जरी करानी कबूल नहीं थी। आज वो इकोनॉमी दुनिया की नंबर 2 की इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो वहीं पर हुई। और एक और चीज भारत में और वहां में कॉमन है, आयुष जो है दोनों में कॉमन है। आज भी वहां का सर के दर्द का इलाज करने वाला जो बाम है, जैसे आपके यहाँ थे, वो पूरी दुनिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब भी हम वहां जाते हैं, इतनी जड़ी बूटियों के आज भी, जिसको आपके यहाँ आयुष बोलते हैं, इस सब के बावजूद भी वहां मौजूद है। इन 3 वर्षों में चाहे देर से ही सही, भारत ने, सरकार के पराक्रम ने और प्रधानमंत्री की तत्परता ने बहुत बड़ी त्रासदी से हम लोगों को बचाया है। इसके लिए हमें सभी का शुक्रगुजार होना चाहिए। जितने टीके तैयार हुए, ये डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, शुरू के कई हफ्तों में तो किट भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थी, पता ही नहीं था बीमारी क्या है। और इसकी वजह से तमाम दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई। आप कल्पना कर सकते हो कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है -30 में पहुंच गई हो, यूरोपियन यूनियन का यही हाल हुआ होगा, और भारत जो एमर्जिंग इकोनॉमी है वो भी माइनस में पहुंच गई। खाली कृषि का एक क्षेत्र ऐसा था जिसकी ग्रोथ 3.5 तक सीमित रही, और उसी का नतीजा था कि हम पिछले 2.5 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाते, 80 करोड़ लोग। मुझे वो भी अनुभव है कि जब भारत में गेहूं भी प्रचुर मात्रा में, चावल भी नहीं उतना पैदा होता था, और अमेरिका का जो खराब श्रेणी का गेहूं था PL 480, पता नहीं आप में से किसी ने खाया कि नहीं खाया, मुझको खाने का सौभाग्य दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। और ये हालत हमारी इकोनॉमी की थी कि अमुक तारीख को मुंबई के या फला जगह के बंदरगाह पर अमेरिका और कनाडा का जहाज आके रुकेगा, और जो गेहूं और चावल उस आएंगे वो भारत को आने वाले 1 महीने के लिए पर्याप्त होंगे। यानी कि हमारी निगाहें बंदरगाह पर टिकी रहती, और अगर 1-2 दिन की भी कमी हो गई, लेट हो गया, तो यहाँ पर भुखमरी होने की भी संभावनाएं मौजूद रहती थी। मैं आज आपको ये भी खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है, ये सिर्फ नारा नहीं, आज हमारे बंदरगाहों पर जहाज खड़े हुए हैं जो 65 मुल्कों का ऑर्डर लिए हुए हैं, चावल का और गेहूं, और दुनिया के 65 मुल्क इंतजार कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के तनाव में थोड़ी सी कमी आए और यहां से जहाज फिर जाकर के दुनिया के बड़े मुल्कों को खाने का सामान मुहैया करें। इससे ज्यादा गौरव की बात और आत्मनिर्भर भारत के लिए और अमृत महोत्सव के लिए, इसको भी हमारे साथी जानते होंगे, अटल जी के समय मुझे 2-2.5 साल के लिए फूड को जो कंजर्व करने वाली संस्था है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उसका मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज भारत दुनिया का नंबर 1 का गेहूं का उत्पादक, आज भारत चावल का दुनिया का नंबर 1 का उत्पादक, आज भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, आज भारत
कई तरह के फलों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये जो क्रांति हुई है और सन 47 से लेकर के सन 67 तक, ये खास तौर से ये मैं 20-25 साल जरूर बताना चाहता हूँ, गेहूं भी और चावल भी विदेश से आता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का और किसान की मेहनत, जिसने भारत को आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाया, बल्कि ऐसा भारत बना दिया जिसके ऊपर दुनिया निर्भर कर रही है। लिहाजा ये जो नई चुनौती आई है अब, चाहे वायुमंडल के जरिए आई हो, चाहे प्रदूषण के जरिए आई हो, चाहे तापमान घट बढ़ रहे हैं उसके जरिए आई हो, तो ये जो बड़ी चुनौतियां इस समय सभ्यताओं के सामने है, ये तो भारत के सामने नहीं है। मुझको बाहर जाने के कई अवसर मिलते हैं, आप में से बहुत लोग गए हों। आप कल्पना कर सकते हो कि पिछले 10 दिन से दुबई में बारिश हो रही है। दुबई की सड़कें, दुबई माने द डिजर्ट, वहां तो समुद्र था या रेत था और कुछ था ही नहीं वहां। 10 दिन से बारिश ही हो रही है। और मैं भी सेमिनार से लौट रहा हूं इस्तांबुल से, उसके बराबर में थोड़ी दूर पर फ्रांस है, वहां का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां जाने के लिए दुनिया के लोग इंतजार करते थे कि चलो पेरिस जाएंगे, मीनार देख के आएंगे, वहां कुछ जाने को तैयार नहीं, इतनी गर्मी वहां पर। तो ये जो चुनौतियां आई हैं सभ्यताओं के सामने भी, मुल्कों के सामने भी, तहजीबों के सामने भी, इस बड़ी चुनौती को भी मुझे लगता है कि भारत के नेतृत्व में ही स्वीकार करके हम इन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। नए नए अभियान चले हैं भारत की तरफ से, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी, आयुष को लेकर के भी, अब पूरे 2-2.5 साल में, जब मैं एम्स के डॉक्टर साहब से क्षमा याचना सहित ये बात कहना चाहता हूँ, कई बार हम थक गए थे आपकी औषधि से, तात्कालिक तौर पे लगता नहीं था कि कोई उपचार हो सकता है, और फिर हम लगभग मुफ्त की आयुष की औषधियां खा करके ठीक हो गए। या तो कुदरत का कमाल था या फिर कुछ और, ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझको उस दौरान काफी पढ़ने लिखने का मौका मिला, क्योंकि कोई काम तो उन दिनों बचा नहीं था। भाषण होने बंद हो गए थे, जो जिसके बगैर हम बगैर खाने के रह सकते, बगैर भाषण के नहीं रह सकते। भाषण बंद, आदमी मिलने बंद हो गए। मुझको कई महीने तक 2 आदमी इकट्ठे दिखाई नहीं दिए। तो उस दौरान पढ़ने के अलावा कोई नहीं था। एक मुल्क ने जरूर प्रभावित किया, डॉक्टर साहब जानते होंगे, वो है छोटा सा मुल्क क्यूबा, जहां ये संक्रमण फैलने ही नहीं दिया। और मुझको याद है कभी 78 में, यानी कि अब से 44 साल पहले मुझे कभी जाने का मौका मिला, तो वहां बेयर फुटेड डॉक्टर्स का कंसेप्ट था, यानी कि जिसने MBBS कर लिया है उसको गांव में जरूर 2-3 साल रहना। उनका नाम इन्होंने बेयर फुटेड डॉक्टर्स रख दिया। अब जब ऐसे प्रयास भारत में होते हैं तो कई आलोचनाएं भी होती हैं, कई भ्रम भी फैलाए जाते हैं। लेकिन मैं विपिन कुमार जी को इसलिए भी सराहना चाहता हूं कि इन्होंने एक अनूठा विषय अपने काम के लिए चुना, और अपने शुभचिंतकों के प्रयासों से 2 दिन से इन्होंने कार्यक्रम चलाया। इतना मैं विपिन जी आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आज हो सकता है कि कुछ विद्वान और जो कई तरह के अन्वेषण में लगे रहते हैं, उन लोगों को ये प्रयास छोटा लगे। अब से तो कुछ साल पहले ये डिपार्टमेंट ही नहीं था, इसकी कल्पना भी नहीं थी। हमारा तो एक बार उनसे भी बड़ा झगड़ा हुआ और पार्लियामेंट में हमने सवाल उठा दिया स्वामी रामदेव जी से। एक अनसाइंटिफिक बात उन्होंने कही
एक। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की सरकार ने रामदेव जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो उनके यहां से पतंजलि से एक विज्ञापन हमें देखने और सुनने को मिला। तो उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, तो मैंने उसकी पड़ताल की। तो उसका नाम था पुत्र जीवक बीज, यानी कि सिर्फ बेबी बॉय ही पैदा होगा। अब एक तो हम थोड़े डिफरेंट पॉलिटिकल ग्राउंड के हैं, जहां आदमी और औरत के बीच में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। हमारे डॉक्टर लोहिया थे हमारे नेता, जो नर नारी समता के सबसे बड़े प्रैक्टिकल वो थे। बल्कि कई मेरी बहनों को अच्छा नहीं लगेगा, वो तो इसके भी पक्षधर नहीं थे कि ये जो एक व्रत रखती हैं अब साल भर में कि भाई पति की उम्र लंबी हो, तो उनका कहना था फिर एक व्रत ऐसा भी हो जिसमें पत्नी की उम्र भी लंबी होनी चाहिए। नरनारी समझता तभी ठीक होगी। खैर, हमने 5 वो सेट उसके मंगाए वहां से, पतंजलि से भेज करके आदमी को। और अब तो काफी जमाना तेज हो गया है। हमने 5 महिला जो हमारी थी राज्यसभा की, जिसमें जया बच्चन से लेकर के और 1-2 तो बाकायदा फजीत कौर थी, जिन्हें झगड़ा करना ही करना, उनके हाथ में हमने एक थैली उसकी दे दी। अब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही, चूंकि जो रेशो है, सेक्स रेशो, वो हरियाणा में कम है, और हरियाणा में इतना कम है कि उन्हें बाहर के लड़कियों से पैसे देकर के शादी करानी पड़ सकती है, क्योंकि मैं उसी इलाके का लगभग रहने वाला हूँ। तो ये सवाल उठा, और आयुष मंत्रालय उस समय, जो नड्डा जी हैं इस समय हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास था। तो जब सब महिलाओं ने सवाल उठा दी, तो इट बिकेम ऑल पार्टी प्रॉब्लम। जांच बैठ गई, और जांच बैठने में ये पाया गया कि दुनिया में, हमारे जो एलोपैथी के हैं वो जानते होंगे, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि बेबी बॉय ही पैदा हो। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी। अब हमने IMA की रिपोर्ट दे दी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। तो जितने भी मीडिया चैनल है उसने हमें बुला लिया, रामदेव जी को। अब मुझे प्रसन्नता है कि साइंटिफिक तर्कों के सामने उनको भी झुकना पड़ा, और सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी पड़ी कि बेबी बॉय पैदा होने जैसी कोई दवाई दुनिया में बनी नहीं, और उन्होंने मना किया फिर बाद में, किसी ने गलत विचार कर। तो ये जो भ्रम है, इस तरह के भ्रमों का जो इलाज है वो भी आयुष में। इसलिए आने वाले समय में जरूर विपिन जी आपके प्रयास जो है परवान चढ़ेंगे, क्योंकि अब नए प्रयोग इस सरकार में भी हो रहे हैं। और जिसको कल्पना की आयुष को लेकर के लोग नागघोष बोलते थे, कुछ समय पहले छोड़ी थी, बेकार की चीज है। अब जब दुनिया में आप जाओ तो प्राकृतिक औषधियों के अन्वेषण की कतार लगी हुई है लंबी, और एक दिन आएगा दोबारा ना इस तरह की कोई संक्रमण का रोग फैले। हालांकि बंद नहीं होगा। ये विद्वान डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब ये इसकी शक्ल बदलती रहे, और जो इसके आफ्टर इफेक्ट हुए, आज भी मैं कहीं बैठा हुआ था, बंद कर दीजिए, जो इसके आफ्टर इफेक्ट हुए हैं उसका इलाज भी आयुष के जरिए हो सकेगा। ऐसी इच्छा और अभिलाषा और अन्वेषण डॉक्टर्स ने बताया। स्मृति लोप हो रही है, कहां से इंजेक्शन लगाओगे, कौन सा इंजेक्शन है? डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, जो स्मृति को रिवाइव करेगा, है ना? वेरी गुड। और भूलने की बीमारी हो रही, शरीर में कई तरह के वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो जितना भयानक कोरोना था उससे ज्यादा खराब आफ्टर कोरोना इफेक्ट। और मेरा अपना खुद का भी मानना है
कि अब इन बहुत सारी बीमारियों का एकमात्र इलाज डॉक्टर विपिन कुमार के द्वारा आयुष को बढ़ाने के प्रयास के अलावा कोई नहीं। लिहाजा मैं इस कार्यक्रम में इसलिए भी शामिल हुआ और मैं इनके साथियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि ये अपने प्रयासों में सफल हों और किसी स्तर पर भी अगर डॉक्टर साहब हमारे पढ़ने लिखने या आग्रह की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो पहले से ही प्रयत्नशील है उसमें भी हम आपके साथ मददगार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।